लेबर लॉ की इस क्लास में आपका स्वागत है। लेबर लॉ की इस क्लास में हम इन दिनों में पढ़ रहे हैं व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। लेबर लॉ के ऊपर जहां आज हम 29वां वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वहीं द ट्रेड यूनियन एक्ट के ऊपर आपके लिए प्रस्तुत है 6ठा वीडियो लेक्चर। पिछले अध्याय में हमने शुरू किया था रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ यानी कि ट्रेड यूनियन के क्या अधिकार है और क्या दायित्व है, और इसके बारे में धारा 15 से लेकर 18 तक के जो प्रावधान थे वो हमने देखे थे। खास तौर पर धारा 15 के प्रावधान की ट्रेड यूनियन का फंड जो है किन कामों के लिए खर्च किया जा सकता है। धारा 16 के अंदर हमने जो ये देखा था राजनीतिक कोष के लिए भी फंड हो सकता है, और इसी तरह से 17 और 18 भी देखी थी। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं धारा 19 से करारों की प्रवर्तनीयता। ट्रेड यूनियन के सदस्यों के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो उस एग्रीमेंट को कैसे लागू किया जाएगा, एनफोर्सिएबल कैसे किया जाएगा, उसी के बारे में प्रावधान धारा 19 में दिया गया है। धारा 19 कहती है कि रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच हुआ करार किसी अन्य तत्सम प्रवर्त विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केवल इसी तथ्य के कारण शून्य या शून्य करणीय नहीं होगा कि उस करार के उद्देश्यों में से कोई उद्देश्य व्यापार के अवरोधक है। ये कहता है अगर कोई ट्रेड यूनियन एक बार रजिस्ट्रीकृत हो जाती है और रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है उनके सदस्यों के बीच में जो उनके हित के लिए है, अब उनके तो हित के है लेकिन किसी विधि के अंतर्गत अगर ऐसा है कि वह व्यापार का अवरोधक हो रहा है तो केवल इसी कारण से वह शून्य नहीं हो जाएगा कि ट्रेड यूनियन के बीच में एग्रीमेंट जो हुआ है वह व्यापार का अवरोधक है, इसलिए उसको शून्य या शून्य करणीय करार कर दिया जाए। केवल इस कारण हो सकता है अगर अन्य आधार भी हो जो व्यापार के अवरोधक होने के साथ साथ लोक नीति के विरुद्ध हो, विधि के सिद्धांतों के विरुद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में तो ट्रेड यूनियन के सदस्यों के बीच हुए करार को शून्य या शून्य करणीय करा ही जा सकता है। लेकिन केवल इस कारण से कि व्यापार का अवरोधक है उस करार को शून्य या शून्य करणीय नहीं किया जा सकता। अब उदाहरण देखते हैं। पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी थे और उनके बीच में मान लो कोई एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाई। अब ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने तय किया कि बिना सुरक्षा मानकों के कोई भी मजदूर पटाखा नहीं बनाएगा, ना उसमें काम करेगा। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं व्यापार का अवरोधक होगा ना, कि काम नहीं होगा पटाखा फैक्ट्री में। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह मजदूरों के हित के लिए भी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मजदूरों का हित करना। लेकिन अगर साइड इफेक्ट यह पड़ रहा है कि व्यापार का अवरोधक है साइड इफेक्ट के रूप में, तो उसे शून्य या शून्य करणीय नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह से बिजली विभाग की कोई कर्मचारी यूनियन है, उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानक जैसे ग्लव्स होते हैं, विशेष तौर पर ग्लव्स बने होते हैं, वो जब तक नहीं मिलेंगे, प्लास्टिक के या रबड़ के जो जूते होते हैं जिनमें करंट नहीं आता, ऐसे जूते जब तक नहीं मिलेंगे, विशेष तरह के औजार जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक बिजली का काम नहीं करेंगे या बिजली के खंभों पर नहीं चढ़ेंगे। तो यह उनकी सुरक्षा के लिए बना हुआ एग्रीमेंट है जो उस व्यवसाय संघ के सदस्यों ने किया है। और ऐसी स्थिति में भले ही उससे व्यापार को नुकसान होता हो तो होने दो, क्योंकि उसका प्राथमिक उद्देश्य व्यापार का अवरोधक नहीं है, प्राथमिक उद्देश्य तो सुरक्षा है। लेकिन अगर साइड इफेक्ट के रूप में व्यापार पर इफेक्ट आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उस एग्रीमेंट को या उनके बीच जो उठी मांग है उसको शून्य या शून्य करणीय नहीं किया जा सकता। तो यहां केवल शब्द पे ध्यान देना जरूरी है कि केवल इसी तथ्य के कारण से कि व्यापार का अवरोधक है। लेकिन अन्य बातें भी अगर उसकी विधि के विरुद्ध हो रही है किसी एग्रीमेंट की, तब उसे अवश्य शून्य या शून्य करणीय किया जा सकता है। अब देखते हैं इसका परंतुक
परंतु इस धारा की कोई बात उन शर्तों से संपृक्त किसी करार के भंग के लिए, धारा की कोई बात क्या है, कोई शर्तें जो तय की है उन शर्तों से संपृक्त, शर्तों से संपृक्त यानी कि हम कह सकते हैं संबंधित कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो उन शर्तों से संपृक्त किसी करार के भंग के लिए जिस पर व्यवसाय संघ के कोई सदस्य अपना माल बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, कारोबार का संव्यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे, नियोजन करेंगे या नहीं करेंगे, या नियोजन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, नुकसानी दिला पाने या वसूल करने के अभिव्यक्त प्रयोजन के लिए संस्थित किसी विधिक कार्यवाही को ग्रहण करने के लिए किसी सिविल न्यायालय को समर्थ नहीं करेगी। यह कहता है कि इस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ है, उनके सदस्यों के बीच में कोई करार हो गया, तो ऐसी स्थिति में इस धारा की कोई बात उन शर्तों से संपृक्त यानी कि हम कह सकते हैं जुड़ी हुई कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको किसी तरह से अटैच कह सकते हैं, तो एंटरटेन है किसी तरह से उसका संपृक्त यानी जुड़ी हुई है। तो कोई भी एग्रीमेंट हो गया उसके भंग के लिए, एग्रीमेंट के भंग होने पर ट्रेड यूनियन के कोई सदस्य माल बेचने के बारे में या नहीं बेचने के बारे में, किसी कारोबार के किसी ट्रांजैक्शन के बारे में, या काम करने या नहीं करने, या नियोजन करने या नहीं करने, या नुकसानी के वसूली के लिए अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो केवल उस एग्रीमेंट के आधार पर सिविल न्यायालय जो है कार्यवाही करने को बाध्य नहीं होगा। विधि के कार्यवाही को ग्रहण करने के लिए सिविल न्यायालय को समर्थ नहीं करेगी, यानी सिविल न्यायालय समर्थ हो जाए ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते। सिविल न्यायालय तो तभी समर्थ होगा जबकि अपने दूसरे विधिक आधार बन रहे हो। केवल इनके एग्रीमेंट के कारण, यानी सिविल न्यायालय को समर्थ करने के लिए अगर एग्रीमेंट होता है कि हम माल बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, सिविल न्यायालय को समर्थ करेंगे, तो उससे सिविल न्यायालय समर्थ नहीं होगा। सिविल न्यायालय अपनी शक्ति से समर्थ होगा, विधायी शक्ति से समर्थ होगा, ना कि इन करारों के कारण से समर्थ होगा। अब देखते हैं धारा 20, व्यवसाय संघ की पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार। कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ है, ट्रेड यूनियन है, उसकी जो लेखा भैया हैं, उसके सदस्यों की सूची जो है उसे व्यवसाय संघ के पदाधिकारी या सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए ऐसे समय पर खुली रहेगी जो ट्रेड यूनियन के नियमों में उपबंधित किए जाएं। ट्रेड यूनियन द्वारा जो नियम बने हैं कार्यालय खुलने के, उन समय पर कोई भी सदस्य या पदाधिकारी लेखा बहियों को, खाता बहियों को देख सकता है। धारा 21, व्यवसाय संघों की सदस्यता के लिए अप्राप्त वयों के अधिकार। अप्राप्त वय किसे कहते हैं? माइनर हम जिसे कहते हैं, जिसे हम अवयस्क कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य है, उस व्यवसाय संघ के तत्प्रतिकूल नियमों के अधीन रहते हुए हो सकेगा और यथापूर्वक अध्ययन रहते हुए सदस्य के सभी अधिकारों का उपयोग कर सकेगा और सभी ऐसे लिखितों का निष्पादन कर सकेगा और सभी ऐसे निस्तारण पत्र दे सकेगा जिनका निष्पादन किया जाना या दिया जाना नियमों के अधीन होगा। धारा 21 सशक्त करती है 15 साल से अधिक की आयु के रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सदस्य को। देखो, कारखानों के अंदर 14 साल तक के बच्चों के नियुक्ति के ऊपर तो पहले से पाबंदी है, लेकिन 14 साल के ऊपर के बालकों को विशेष परिस्थितियों में रखा जा सकता है और उसके बारे में कारखाना अधिनियम और दूसरे अधिनियम हम जानेंगे। तो 14 साल से कम अधिक उम्र, यानी विशेष तौर पर यहां 14 की जगह 15 लिखा है। 15 साल से अधिक आयु के बालक को अगर कहीं रखा गया है तो वह अब ट्रेड यूनियन का सदस्य भी बन सकेगा और अगर वो ट्रेड यूनियन का सदस्य बन जाता है तो व्यवसाय संघ के तत्प्रतिकूल नियमों के अधीन रहते हुए व्यवसाय संघ के जो नियम उसके खिलाफ जा रहे हैं या उस समय की परिस्थितियों के आधार पर लागू नहीं हो रहे, उन सब बातों का ध्यान में रखते हुए, यानी व्यवसाय संघ के सभी शर्तों का पालन करते हुए
यथापूर्वक अध्ययन रहते हुए व्यवसाय संघ के सबॉर्डिनेट यानी कि उसके अधीन रहते हुए सदस्य के जितने भी अधिकार वयस्क सदस्यों के हैं उतने ही वह 15 साल से अधिक आयु का व्यक्ति ले सकेगा। लिखितों का निष्पादन कर सकेगा, कोई रिटर्न एग्रीमेंट है वह भी कर सकेगा, एग्जीक्यूट कर सकेगा किसी रिटर्न को, कोई भी लिखित है उसका निष्पादन कर सकेगा और ऐसे निस्तारण पत्र दे सकेगा जिसका निष्पादन किया जाना नियमों के अधीन आवश्यक हो। काम हो गया तो उसका निस्तारण पत्र या दूसरे जो काम है वह भी कर सकेगा, लेकिन शर्त क्या है, 15 साल से अधिक होना चाहिए और 18 साल के ऊपर होने पर तो वयस्क सदस्यों के सारे अधिकार वैसे ही मिल जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में 15 साल से कम आयु के व्यक्तियों को व्यवसाय संघ के अधिकारों से रोका जा सकता है और प्रैक्टिकल भी नहीं है क्योंकि 15 साल से कम आयु के बालक फैक्ट्री में होते ही नहीं है। तो इस तरह से धारा 21 है व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिए अप्राप्त वय यानी 15 साल से 18 साल तक के बालक के अधिकार के बारे में लिखा गया है। धारा 21 का जो है वह व्यवसाय संघों के पदाधिकारियों की अयोग्यता या निर्योग्यता या निर्हरता के बारे में बताता है। कब व्यवसाय संघ के पदाधिकारी उस पद को धारण करने के योग्य नहीं होंगे। तो नंबर 1 कहते हैं कोई व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या उसका कोई अन्य पदाधिकारी चुने जाने या बने रहने के लिए निर्रहित होगा यदि उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। हम पिछले धारा यानी कि धारा 21 में देख चुके हैं कि 15 साल से 18 साल तक का बालक भी ट्रेड यूनियन का सदस्य हो सकता है, लेकिन सदस्य होने के साथ साथ धारा 21 के में प्रतिबंध भी है कि वह पदाधिकारी नहीं हो सकता, ऑफिस बियरर नहीं हो सकता, यानी पदाधिकारी नहीं हो सकता, पद धारक नहीं हो सकता, सदस्य हो सकता है। उपधारा धारा 21 के उपधारा 1 में उपखंड 2 में लिखा गया है वह किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्विलित हो भारत के किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध और कारावास से दंडदिष्ट किया गया है जब तक कि उसे छोड़े जाने के पश्चात 5 वर्ष की कालावधि न बीत गई हो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने नैतिक अपराध के लिए किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहरा दिया है तो जब तक वो सजा भोग कर 5 साल और निकाल ना दे तब तक उसे पदाधिकारी नहीं बनाया जा सकता। अब नैतिक अपराध किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। चोरी, रिश्वत, भ्रष्टाचार ये तो नैतिक अपराध है ही है। बिना टिकट यात्रा करना को भी नैतिक अपराध की श्रेणी में माना गया है। कहीं भी बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाए या कोई ऐसा अपराध जिसे समाज के अंदर मोरेलिटी के खिलाफ माना जाता है, नैतिकता के खिलाफ माना जाता है, वह अपराध। इनकी सूची देना मुश्किल है लेकिन फिर भी हम सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं, जैसे छेड़छाड़ का मामला, कहीं छेड़छाड़ का दोषी रह चुका हो, चोरी, अत्याचार, कहीं माल उठाने का या हेराफेरी का दोषी रह चुका हो, ये सभी नैतिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन राजनीतिक अपराध अगर हुआ है, जैसे हड़ताल के कारण उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो वह नैतिक अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। धारा 21 की उपधारा 2 में लिखा गया है किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के किसी ऐसे सदस्य का या उसके किसी पदाधिकारी का जो भारतीय व्यवसाय संघ संशोधन अधिनियम 1964 के प्रारंभ के पूर्व ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, दोष सिद्धि और कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है, ऐसे आरंभ की तारीख को ऐसे सदस्य या पदाधिकारी रहना समाप्त हो जाएगा जब तक कि उस तारीख से पूर्व उसे छोड़े जाने के पश्चात 5 वर्ष की कालावधि न हो गई हो। एक बार रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन है और उसकी कार्यपालिका का कोई सदस्य और पदाधिकारी है, तो पहले चाहे कुछ भी हुआ, 1964 में संशोधन के बाद अब यह स्थिति कर दी गई है कि कोई भी पद पे रहते हुए अगर उसने
या उसने 1966 से पहले अपराध किया है, प्रारंभिक 1964 से पहले, और अब उसका मामला आया है अपराध के लिए, अगर उसने नैतिक अधमता यानी नैतिक अपराध कोई किया है और उसके लिए दोष सिद्ध ठहराया जा चुका है, तो अब उसकी सदस्यता या पदाधिकारी का जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा, उसका पदाधिकारी का कार्य है। और अब वह पदाधिकारी नहीं रहेगा जब तक कि उसे जो सजा मिल चुकी है और उससे छूटने को 5 साल की अवधि ना हो गई है, तब तक अब दोबारा पदाधिकारी बनने के योग्य नहीं होगा। उपधारा 2 में भारतीय व्यवसाय संघ संशोधन अधिनियम 1964 के प्रारंभ के प्रति निर्देश का जम्मू कश्मीर को लागू होने के संबंध में इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के उस राज्य में प्रारंभ के प्रति निर्देश है। पहले स्थिति अलग थी, जम्मू कश्मीर में कोई भी कानून आसानी से लागू नहीं होता था, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी अब एक अभिन्न अंग है, बाकी राज्यों की तरह ही उसके अधिकार है। धारा 22 है उद्योग से संसक्त पदाधिकारियों का अनुपात। कितने पदाधिकारी जो है वो उसी उद्योग से जुड़े हुए होंगे जिस उद्योग में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रीकृत है। किसी असंगठित सेक्टर में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की कुल संख्या की कम से कम आधी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो किसी ऐसे उद्योग में जिससे व्यवसाय संघ संसक्त है वास्तव में लगे हुए हैं या नियोजित हैं। परंतु समुचित सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि इस धारा के उपबंध आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय संघ को या व्यवसाय संघों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे। स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए असंगठित सेक्टर से कोई ऐसा सेक्टर अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। अब इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले असंगठित क्षेत्र ही समझ लेते हैं। असंगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कि संगठित नहीं है और खुले तौर पर काम करता है, जैसे भवन मजदूर। जब हमें मकान निर्माण की जरूरत है, हम मजदूर को लेके आए और बाद में उनको छोड़ दिया। आज मजदूर कहीं काम कर रहा है, कल कहीं काम कर रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे मजदूर अगर यूनियन बनाते हैं तो वो असंगठित क्षेत्र का यूनियन होगी, और यूनियन नहीं भी बनाते हैं तो वो असंगठित क्षेत्र तो है ही है। इसी तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे माल अगर है, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए अलग कर्मचारी होते हैं। फैक्ट्री के अंदर कुछ कर्मचारी स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। ट्रक से माल आया, उसको उतारने के लिए अलग से कर्मचारी आते हैं, उन्होंने माल उतारा, चले गए, तो वह अस्थायी कर्मचारी है। और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी है, वो स्थायी नहीं है वहां पर। इसी तरह से ऑटो चालक, गाड़ी चलाने वाले, टैक्सी चालक कह सकते हैं, ट्रक चालक कह सकते हैं, ये सब भी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। सब्जी विक्रेता है, ये सब भी असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। तो किसी असंगठित क्षेत्र में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की कुल संख्या से कम से कम आधी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो किसी ऐसे उद्योग में जिससे व्यवसाय संघ संसक्त है वास्तव में लगे हुए या नियोजित है। कोई भी कारखाना है और उसके अंदर कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन है और वो कार्यालय बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम आधे सदस्य उसी कारखाने के होने जरूरी है। कारखाने के आधे सदस्य तो स्थायी होंगे, और मानो आधे सदस्य से कम सदस्य बाहर के हो सकते हैं। और बाहर के कौन से, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि उसी फैक्ट्री के अंदर माल की लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए बहुत से मजदूर आते रहते हैं, तो वह अस्थायी कर्मचारी जो नियोजित तो नहीं है लेकिन ट्रेड यूनियन के सदस्य बन सकते हैं, इनकी संख्या अधिकतम आधी होगी। इसी तरह से कुछ सफाई कर्मचारी है जो सुबह सुबह सफाई करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, वह भी ट्रेड यूनियन के सदस्य हो सकेंगे। कुछ सदस्य हैं मेंटेनेंस करने वाले होते हैं, जो लगभग आते ही रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं, मेंटेनेंस के लिए होते हैं। कोई इलेक्ट्रीशियन के रूप में, कोई प्लम्बर के रूप में बड़ी फैक्ट्री में आते रहते हैं, जो स्थायी काम नहीं करते हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति जो भले ही नियोजित न हो लेकिन प्राय आते रहते हैं, तो वह ट्रेड यूनियन के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या ट्रेड यूनियन के कुल सदस्यों की आधी नहीं हो सकती, आधी से कम ही रहेगी।
परंतु समुचित सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा घोषणा कर सकती है कि इस धारा के उपबंध आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघ के वर्ग को लागू नहीं होंगे। जैसे अब पुलिया निर्माण है, अब पुलिया निर्माण में 1 या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए कुछ कर्मचारी नियोजित भी है और कुछ अनियोजित है, तब भी सरकार चाहे तो ऐसा आदेश कर सकती है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी उनकी संख्या पर प्रतिबंध नहीं है। और असंगठित क्षेत्र के कौन से कर्मचारी है उनके बारे में कोई नया प्रावधान है तो उसे गजट में नोटिफिकेशन करके घोषित कर सकती है कि कौन सा सेक्टर इसमें आता है और कौन सा नहीं आता। उपधारा 2 धारा 22 की उपधारा 1 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सभी पदाधिकारी सिवाय पदाधिकारियों की कुल संख्या के 1/3 से अनधिक संख्या या 5 इनमें से जो भी कम हो ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऐसे स्थापन या उद्योग में जिससे व्यवसाय संघ संसक्त है वास्तव में लगे हुए या नियोजित है। हमने सदस्यों के बारे में तो धारा 22 की उपधारा 1 में देखा कि आधे से अधिक सदस्य हो ही नहीं सकते। आधे सदस्य कम से कम तो उसी फैक्ट्री या उसी नियोजन में लगे हुए हो जहां रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ काम कर रहा हो। ये सदस्यों के बारे में प्रावधान थे। अब हम देख रहे हैं पदाधिकारियों के बारे के प्रावधान कुछ और। उपधारा 1 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सभी पदाधिकारी सिवाय पदाधिकारियों की कुल संख्या के 1/3 से अनधिक संख्या या 5 इनमें से जो भी कम हो ऐसे व्यक्ति होंगे जो स्थापन या उद्योग में जिससे व्यवसाय संघ संसक्त है वास्तव में लगे हुए हो। यह कहता है कि कोई भी ट्रेड यूनियन होगी उसके पदाधिकारी के कम से कम 5 सदस्य ऐसे होंगे, कम से कम 5 सदस्य या सभी पदाधिकारी ऐसे होंगे जो वास्तव में उसी उद्योग में लगे हुए हो जहां पर की ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रीकृत है। कम से कम 5 या सारे सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम की सीमा नहीं है, यानी कि सभी पदाधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम की सीमा है कि कम से कम 5 सदस्य तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इनमें से जो भी कम हो, परिस्थिति ऐसी है कि ट्रेड यूनियन के कुल पदाधिकारी 2 या 3 है या 4 है, तो ऐसी स्थिति में सभी के सभी पदाधिकारी उसी कार्य से संबंध होने चाहिए, उसी नियोजन से संबंध होने चाहिए जहां पर भी ट्रेड यूनियन काम कर रहा है। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए एक स्पष्टीकरण है, वो भी देखते हैं। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे कर्मचारी के बारे में जो सेवानिवृत्त हो चुका है या जिसकी छंटनी कर दी गई है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि व्यवसाय संघ का कोई पद धारण करने के प्रयोजन के लिए बाहरी व्यक्ति है। यानी उसी नियोजन में सेवानिवृत्त हो चुका या छंटनी में बाहर हो चुका कर्मचारी भी पदाधिकारी हो सकता है, उसे भी हम आंतरिक व्यक्ति के तौर पर ही रजिस्ट्रीकृत कर सकते हैं। और ऐसा करना कभी कभी सेफ भी होता है, सुरक्षित होता है, क्योंकि जब पदाधिकारी होता है तो उसको एक भय होता है, अगर मालिक वर्ग या नियोजक वर्ग के खिलाफ दमदार आवाज नहीं उठा पाता है। लेकिन अगर वो सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कोई भय नहीं है, तो वो मजदूरों की तरफ से दमदार आवाज उठा सकता है, इसलिए ये प्रावधान रखा गया है। धारा 22 की उपधारा 3 में लिखा गया है, संघ या किसी राज्य मंत्री परिषद का कोई सदस्य या उसमें लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी ऐसे स्थापन या उद्योग में जिससे व्यवसाय संघ संसक्त है, लगा हुआ या नियोजित है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी का सदस्य या अन्य पदाधिकारी नहीं होगा। तो ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी नहीं होने की एक और निर्योग्यता के बारे में हम प्रावधान है इसमें कि संघ या किसी राज्य मंत्री परिषद का कोई सदस्य लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो केंद्र सरकार का मंत्री है, राज्य मंत्री परिषद का या राज्य सरकार का कोई मंत्री है, तो वह ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी नहीं होगा। जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी ऐसे स्थापन या उद्योग में जिससे व्यवसाय संसक्त है, लगा हुआ है, नियोजित है, तो उसके बारे में मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होगा। तो कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। और रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी का सदस्य या अन्य पदाधिकारी भी नहीं हो सकता। इसी के बारे में प्रावधान है धारा 22 की उपधारा 3 में।
धारा 23 नाम में तब्दीली। रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 2/3 की सम्मति से और धारा 25 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपना नाम बदल सकेगा। नाम कब बदल सकेगा? कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हो और धारा 25 के उपबंधों का पालन कर लिया गया हो। धारा 24 है व्यवसाय संघों के समामेलन के बारे में। समामेलन का मतलब है, हम इसको मर्ज करना भी कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ आपस में कैसे मिल सकते हैं उसके बारे में। कोई भी 2 या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ ऐसे व्यवसाय संघों या उनमें से किसी का विघटन करके या विघटन किए बिना उनकी या उनमें से किसी की निधियों का विभाजन करके या विभाजन किए बिना मिलकर एक व्यवसाय संघ के रूप में समामेलित हो सकेंगे। तो पहले इतने ही प्रावधान को समझते हैं कि 2 रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ आपस में मिलकर एक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ हो सकेंगे और ऐसा करने में वो चाहे तो दोनों में से किसी एक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के अंदर मिल जाए और दूसरे को खत्म कर दे। एक का अस्तित्व समाप्त करके दूसरे का अस्तित्व बनाए रखे, ऐसा भी कर सकते हैं और दोनों मिलकर नया व्यवसाय संघ भी बना सकते हैं। इसी तरह से दोनों में से किसी एक के फंड को दूसरे में मिलाकर किसी एक व्यवसाय संघ के फंड को अस्तित्व में रख सकते हैं या फिर दोनों ही फंड को हटाकर नया फंड बना सकते हैं। वो जैसा चाहे कर सकते हैं। निधियों का विभाजन करके या विभाजन किए बिना भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से व्यवसाय संघ के रूप में समामेलित हो सकेंगे, यानी कि नया व्यवसाय संघ बना सकेंगे। परंतु यह तब जबकि ऐसे हर एक व्यवसाय संघ के सदस्यों के जो मत देने के हकदार हो, कम से कम आधे सदस्यों के मत अभिलिखित किए गए हो और अभिलिखित किए गए मतों का कम से कम 60% उस प्रस्थापन के पक्ष में हो। तो जितने सदस्यों ने उस पे मत दिया है, जो मत देने के हकदार है, कम से कम आधों के मत जो है उसके बारे में लिखित तौर पर आगे रिकॉर्ड पे आ गए हो कि आधे सदस्यों ने मत दिया हो। आधे सदस्य तो वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं। और जितने सदस्यों ने वोटिंग किया है, उस वोटिंग वाले जो टोटल मत है उसका 60% व्यवसाय संघ के समामेलन के पक्ष में हो, तभी व्यवसाय संघ का समामेलन हो सकेगा। अन्यथा व्यवसाय संघ का समामेलन या एमलगेमेशन नहीं हो सकेगा। इसी के साथ ही लेबर लॉ के ऊपर 29वां वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के ऊपर 6वां वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं भरत कुमार जाजड़ा इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।